हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। आज हम उस विषय को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें विद्यार्थी प्रायः उबाऊ और अरुचिकर समझते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। वस्तुतः किसी भी विषय में किसी व्यक्ति की रुचि उसकी आवश्यकता के कारण होती है। क्योंकि आज हम लोग इतिहास की बात करेंगे और इसी क्रम में इसके अध्ययन के आसान तरीकों के माध्यम से इसे रुचिकर और स्मरणीय बनाएंगे। इसके लिए बस आप लोगों को मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आइए हम लोग आज इस इंटरेस्टिंग इतिहास की अध्ययन करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। इसके स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक सी नॉलेज होनी जरूरी है। ये हमेशा आपको बार बार आएंगे। पहला ये कि ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व में क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व कहा जाता है, जिसे बीसी भी बोलते हैं, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ईसा के जन्म के बाद हम लोग ईसवी बोलते हैं, यानी एडी, एनो डोमनी, जिसको एनो डोमनी इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यानी ये जब भी जाएगा तो ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में जाएगा। अब जानते हैं कि इतिहास क्या है, इसकी जानने के स्रोत कौन कौन से हैं और इसका विभाजन कैसे कैसे किया गया है। और इसकी परिभाषा की बात करें कि इतिहास क्या है, तो दोस्तों किसी भी विषय पर अध्ययन किसी भी विषय का अध्ययन उसके परिभाषा की प्रक्रिया से ही शुरू होती है। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इतिहास में केवल युद्धों और राजाओं का विवरण ही सिर्फ होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास को मानव जाति का इतिहास और पर्यावरण के इतिहास के रूप में भी देखा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि बिना भूगोल के इतिहास प्रायः अधूरा है। इतिहास में उपलब्ध स्रोतों के आधार पर एक लंबी अवधि के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की अध्ययन कर आज की सभ्यता का विकास करने में मदद मिलती है। दोस्तों इतिहास के जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। उन स्रोतों में हम पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, मतलब इन्हीं के द्वारा हम लोग जानते हैं। पुरातत्व मतलब जो भी पुराने चीज हुए, पुरातत्व जैसे कि अभिलेख हो गए, स्मारक एवं भवन हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, चित्रकला या मूर्े। और साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत से कैसे हम इतिहास को जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले जानने के लिए हम अभिलेख के द्वारा हम जानते हैं कि अभिलेखों के द्वारा हम इतिहास का पता करते हैं। अभिलेख आखिर होती क्या है? जो भी जैसे कि पत्थरों और पहाड़ों, यानी जो भी कड़े चीज होती थी उस पर राजा महाराजा अपने कृतियों को, जो भी दान देते थे या कुछ भी करते थे, उसको वो खुदवाते थे या ताम्रलिपि ये सब पर खुदवाते थे और उस पर लिखते थे। अगर अभिलेखों की बात करें तो जिसमें सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो बोगजगोई का अभिलेख काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद हम भारतीय अभिलेख की बात करें तो भारत में अभिलेखों का सिलसिला अशोक के द्वारा जो महान, जिसको हम लोग महान अशोक कहते हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया था। इनके अभिलेख ज्यादातर आपको ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और माइक लिपि में ज्यादा मिलेगी। ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती थी वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, मतलब ऐसे, मतलब इधर से जैसे हम लोग अभी लिखते हैं उसी टाइप से लिखते थे। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि होती थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अभिलेख में आप लोग दो चीज हमेशा याद रखिएगा जो आपको एग्जाम में ज्यादा पूछता है। एक बोगजगई का अभिलेख, एक
बोगज, बोगज कोई और दूसरा अशोक, अशोक का अभिलेख। ये ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद भी अशोक के बाद भी ये अभिलेखों का सिलसिला जारी रहा। इसमें जैसे कि आपको आ जाएगी ये हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख जो राजा खारवेल से संबंधित है और इसमें खारवेल के कृत्यों के यानी खारवेल के बारे में, जो खारवेल के शासन के बारे में इसमें दिया हुआ है। उसके बाद अगर करें हम तो आपको ये जूनागढ़ का अभिलेख जो रुद्र रामन से संबंधित है, ये रुद्र रामन की विजयों, उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य का विवरण इसमें मिलता है। इसके बाद करें, फिर उसके बाद हम नासिक अभिलेख की बात करें तो ये गौतम बलसिरी जो सातवाहन शासक थे, उनके बारे में इनका विवरण मिलता है। मतलब नासिक अभिलेख में सातवाहन शासकों की घटनाओं का विवरण मिलता है। उसके बाद प्रयाग अभिलेख की बात करें तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है और इनमें इनके विजय और इनकी नीतियों का पूरा विवरण इसमें मिलेगा आपको। फिर एहोल अभिलेख में ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय का युद्धों का विवरण इसमें आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एपिग्राफी। और भी बहुत से अभिलेख है, 2-3 अभिलेख है। जैसे पूछते हैं आपको भीतरी स्तंभ लेख जो स्कंदगुप्त से संबंधित है और इनके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इनमें मिलता है। और मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है और इनके सैनिक उपलब्धियों का वर्णन इनमें मिलता है। और भी 2-3 अभिलेख हैं जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यवन राजदूत हेलियोडोटस का गरुड़ स्तंभ लेख जो बेशनगर विदिशा से प्राप्त हुए थे और ये काफी उल्लेखनीय है, जिसमें भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। और भी 1-2 अभिलेख है, जैसे एरन अभिलेख सती प्रथा से संबंधित। अभिलेखों की हम बात करेंगे स्मारक और भवन की, ये हो गई आपकी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्मारक और भवन की। तो दोस्तों, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से लेकर के ब्रिटिश शासन तक स्मारकों और भवन की अपनी एक स्वयं की कहानी रही है। इसमें जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्म निष्ठा का ज्ञान होता है। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष आपको पूरे देश में बिखरे रूप में मिलेंगे। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी में है और भीतरी गांव का मंदिर जो आपको कानपुर में है और अजंता की गुफाओं के चित्र और सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि हिंदू कला एवं सभ्यता का पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। अगर इनकी शैलियों की बात करें तो आपको जहां उत्तर भारत में मंदिर नागर शैली में, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में, वहीं दक्षिण भारत के मंदिर की बात करें तो आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलेंगे। जैसे तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली में है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो नागर शैली में है और दंबर का डोडा बसप्पा मंदिर जो बेसर शैली में है। भारत के अतिरिक्त भी दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक एवं मंदिर मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है आपको कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर, जावा के बोरोबुदुर स्तूप जो महाबौद्ध यानी बौद्ध स्तूपों से संबंधित है। अगर स्मारक की बात करें तो उसके बाद आती है आपको सिक्के की, कि सिक्के से हम लोग कैसे प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर सिक्के की बात करें तो प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्के से भी ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है। साधारणतः
206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक के भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्य रूप से मुद्राओं से ही प्राप्त होती है। क्योंकि कुछ मुद्राओं में तिथियां भी खुदाई हुई थी, जिससे कालक्रम का निर्धारण में सहायता सिद्ध होता था। और इतिहास की बात करें तो इसमें इतिहास ही नहीं, ये सबसे ज्यादा सिक्कों से हमें आर्थिक इतिहास की पता चलती है, क्योंकि सिक्कों से ज्यादा हम लोग लेन देन यानी क्रय विनिमय की जानकारी होती थी। पुराने सिक्के जो होते थे वो ज्यादातर सोना, चांदी, तांबा और सीसा धातु के बनाए जाते थे। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। आहत सिक्के पे आपको पेड़, मछली, सांड, हाथी आदि के चित्र बने हुए होते थे। सर्वाधिक सिक्के मरणोत्तर काल में बने, जो मुख्यतः सीसे, चांदी, तांबा एवं सोने के थे। सातवाहनों ने भी सीसे के सिक्के ज्यादातर बनवाए तथा गुप्त शासकों ने सोने के सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का क्रम आपको यवन शासकों के द्वारा किया गया और समुद्रगुप्त की जो बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से हम उनको संगीत प्रेमी होने के प्रमाण मिलता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, ये सब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको सिर्फ बताए गए हैं। अच्छा ये बताइए, सिक्के के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, इसी टाइप से कुछ बोलते हैं, हमें ध्यान नहीं आ रहा अभी सही से। इसके बाद सिक्के की बात करें हम लोग तो मूर्तियां, तो बताइए मूर्तियों से हम लोग कैसे इतिहास क्यों जानेंगे, यानी प्राचीनतम इतिहास को कैसे जानेंगे? तो दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से ही प्रारंभ हो जाती है। कुषाण कालीन मूर्तियां पे वैदेशिक प्रधान यानी ज्यादातर विदेशी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी थी। भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्तियां से भी जनमानस के जीवन के अति सजीव झलक देखने को आपको मिलती है। मूर्तियां का मुख्य रूप से उपयोग स्तूपों की सजावट, तोरण और मेदी पे सबसे ज्यादा किया जाता था और धार्मिक अभिव्यक्ति में भी इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता था। मौर्य काल की दो सबसे महत्वपूर्ण मूर्तियां यक्ष और यक्षिणी की थी, जो तीनों धर्म से संबंधित थी, जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। ये काफी पूजनीय होती थी। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख तमिल साहित्य शिलप्पाधिकारम में मिलता है। इसी प्रकार सभी जैन तीर्थकार जो थे यक्षिणी से संबंधित थे। किसी अन्य वीडियो में आपको हम बताएंगे कि मूर्तियों की प्रमुख शैली कौन कौन सी थी, जैसे गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, और इनका विकास कैसे हुआ और इन शैलियों के बीच क्या क्या अंतर होती है। और मूर्तियां की बात अगर हम बात करें तो चित्रकला आती है। तो हम लोग जानेंगे कि चित्रकला से कैसे प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जो चित्रकला, भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। पाषाण काल से ही मानव ने गुफाओं में चित्र बनाना शुरू कर दिया था। इसके प्रमाण आपको होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों की कंदराओं और गुफाओं में चिन्हित चित्र में देखने को मिल जाएगा, जिसमें शिकार करते हुए मानव समूह, स्त्रियां तथा पशु पक्षियों आदि के चित्र मिलते हैं। और जो आप अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्र को देखते हैं, वो कई शताब्दियों में बनकर तैयार की गई थी। इसकी जो अजंता की गुफाओं में जो सबसे प्राचीन चित्रकारी ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में की गई थी, जो इन चित्रों में आपको सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म पर संबंधित यानी बौद्ध धर्म से आधारित चित्र मिलेंगे। चित्रकला की कई शैलियां होती है, जैसे कि पटना चित्रकला, मिथिला चित्रकला और मधुबनी, ये मधुबनी तो पेंटिंग, हाँ वो भी चित्रकला। उन सभी पर भी आपको हम एक वीडियो देंगे और उसके द्वारा
बताएंगे चित्रकला के बारे में, उससे भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चित्रकला की बात अगर हम बात करें तो मूढ़े से भी हम जानते थे कि प्राचीनतम इतिहास की झलक इससे नहीं, आप मतलब मूढ़ों से भी आपको प्राचीनतम इतिहास की झलक देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मूढ़ जो थे मतलब अवशेषों से जो प्राप्त मूढ़े हुए थे वो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में काफी मदद करते हैं, क्योंकि मूढ़ों से हमें उस समय की व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता है और आसानी से उसकी मतलब प्राचीन इतिहास की जानकारी मिल जाती है। जैसे आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसार से प्राप्त मिट्टी के मूढ़ों से भी बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बाद हम लोग साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी अपने भारतीय प्राचीन इतिहास को जानते हैं। दोस्तों साहित्यिक स्रोत क्या होती है? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमें कैसे अपने इतिहास को जानते हैं? तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं एवं ग्रंथों के माध्यम से इतिहास जानते हैं। वही लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियों तथा यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान साहित्य आदि से इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में आपको वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, सूत्र, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ये सारी चीजों से अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। वेदों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको बताते हैं। वेद मुख्य रूप से 4 होते हैं और जिनको हम लोग संहिता बोलते हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशाओं की ज्ञान हमें एकमात्र स्रोत वेद से ही प्राप्त होता है। वेदों में जो 4 वेद है जिनको हम लोग संहिता बोलते हैं वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है और इसको यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर की साहित्य के रूप में स्थान दिया है। ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उनको हम लोग होत्री बोलते हैं या होत्री कहा जाता है। उसके बाद यजुर्वेद की बात करें तो यह एक कर्मकांडीय वेद है और इसमें यज्ञ के नियम और विधानों का संकलन गद्य और पद दोनों रूप में मिलता है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवयु बोला जाता है। उसके बाद हम सामवेद की बात करें तो इसे गाने वाला वेद कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जो अपने भारतीय संगीत का जो सरगम है सा रे गा म प धा नी, ये सब प धा नि सा, ये भारतीय साहित्य में ये सामवेद के द्वारा ही सामवेद से ही लिया गया है, यानी सामवेद इसके जनक है। उसके बाद अथर्ववेद की बात करें और अगर सामवेद के जो गाने वाले होते हैं उनके गाने वालों को क्या कहा जाता था तो उग्र दाता। और अथर्ववेद की बात करें तो यह जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि और रोग निवारक, ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा आदि विषयों का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। अथर्ववेद का एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, जिसमें भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके बाद हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की बात करते हैं। संहिता के पश्चात आपको, यानी संहिता मतलब जो 4 वेद थे उसके पश्चात
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का स्थान आता है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी आपको मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि आप ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय एवं कौशिकीय ब्राह्मण, यजुर्वेद के लिए शतपथ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद के लिए पंचदश एवं षड्दश ब्राह्मण, अथर्ववेद के लिए गुणपथ ब्राह्मण की रचना की गई। उसके बाद वेदांग की बात करें तो वेदों को भली भांति समझने के लिए हम 6 वेदांग शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरस्त तथा छंद की रचना की गई थी। सूत्र के माध्यम से जो ये सूत्र है, सूत्र के माध्यम से हम लोग यक्षीय विधि विधानों और कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद महाकाव्य जिसमें आपको महाभारत और रामायण आता है। तो वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है और इसमें 2 प्रमुख महाकाव्य जो अभी आपको बताए महाभारत और रामायण की रचना होती है। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि करते हैं, जिससे हमें हिंदू यवनों तथा शकों का संघर्ष का वर्णन मिलता है। वही महाभारत की बात करें तो इसकी रचना वेद व्यास द्वारा किया जाता है, जिसमें भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशाओं का वर्णन आपको मिलेगा। इतिहास की दृष्टि से इन महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश सबसे ज्यादा होता है। महाकाव्य के बाद अगर हम पुराण की बात करें तो पुराणों में प्राचीनतम भारतीय इतिहास का अच्छा झलक देखने को मिलता है, जिसकी संख्या 18 है, जिसके रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रशर्मा को माना जाता है। पुराणों में अगर आप सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणित पुराण की बात करें तो वो मत्स्य पुराण है। पुराण प्राचीन काल से लेकर के गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय हमें देते हैं। उसके बाद हम स्मृति पे आते हैं तो मनु स्मृति, नारद स्मृति आदि ये सब के माध्यम से हम अपने प्राचीनतम इतिहास को जानते हैं। ब्राह्मण साहित्य के बाद हम बौद्ध साहित्य से अपने प्राचीनतम इतिहास को जानते हैं। भारतीय इतिहास में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। इसके ग्रंथों में त्रिपिटक, जिनमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, जिसे 3 भाग में बांटा गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों को हम लोग त्रिपिटक बोलते हैं। विनय पिटक में यानी ये सुत्त पिटक में आपको धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह मिलेगा। वहीं विनय पिटक में आपको संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। वहीं अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। मिलिंद जो थे वो नागसेन द्वारा रचित पाली भाषा में एक ग्रंथ है, जिसमें हिंद यवन शासकों का यानी हिंद यवन शासक जो मिनांडर थे उनके विषय में सूचनाएं देती है। उसके बाद बुद्ध चरित्र की बात करें तो अश्वघोष द्वारा रचित, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद दिव्यदान में अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर के पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य के बाद
जैन साहित्य के माध्यम से भी हम लोग अपने इतिहास को जानते हैं। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता था। ये सभी जो आपको दिख रहे हैं, परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सब महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनमें कल्प सूत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके रचयिता भद्रबाहु थे। उसके बाद हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य पे आते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र नहीं, एक राजनीति से संबंधित पुस्तक है, मतलब ये हाँ कह सकते हैं इसको अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स नहीं, ये पॉलिटिका पुस्तक था। तो अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था का वर्णन है। उसके बाद कलहन की राजतरंगिणी की बात करें तो इसमें आदिकाल से लेकर के 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल का, घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन आपको मिलेगा। वहीं पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करें तो यह एक व्याकरण ग्रंथ था। उसके बाद हम कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें या मालवकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूताती, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थे। इससे भी हमें अपने इतिहास की झलक मिलती है। उसके बाद बाणभट्ट का जो हर्षचरित था, इसमें हर्ष के उपलब्धियों के बारे में बहुत ज्यादा दिया हुआ था, मतलब हर्ष के उपलब्धियों के बारे में ही ये पुस्तक थी। उसके बाद कादम्बरी आदि से भी अपने इतिहास को हम देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बाद हम संगम साहित्य के माध्यम से भी अपने इतिहास को जानते हैं। संगम साहित्य में ये सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जो तमिल भाषा में लिखे गए थे और ये तमिल भाषा के महाकाव्यों में आते हैं। अगर हम तिरुकुल की बात करें तो यह तमिल भाषा में तिरुवल्लुवर की काव्य रचना है। यह एक नीति शास्त्र का महान ग्रंथ है। उसके बाद शिल्पाधिकारम की बात करें तो यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचनाकार इलांगो आदिगल थे और इसमें आपको चोल, पांड्य तथा चेर राजाओं की जानकारी मिलती है। अगर मणिमेखले की बात करें तो ये चितलाई चतनार द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसमें एक नर्तकी के बौद्ध भिक्षु में परिवर्तित होने की कथा है। और अगर जीवक चिंतामणि की बात करें तो यह जैन मुनि तिरुवक्केदवर द्वारा रचित जैन ग्रंथ है। उसके बाद संगम साहित्य के बाद हम भारतीय साहित्यों के बाद विदेशी साहित्यों के माध्यम से भी अपने इतिहास को जानते हैं। विदेशी साहित्य यानी विदेशी यात्रियों का विवरण, जो भी यात्रा वृत्तांत थे, जिसमें यूनान से जो यात्री आए थे, चीन से जो यात्री आए थे और जो अरब यात्री थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखी उस समय के जो भारतीय इतिहास के बारे में लिखे, वो हमें इनकी पुस्तकों से देखने को मिलते हैं। ये यूनानी यात्रियों में मेगास्थनीज, टॉलमी, हेरोडेटस, निरियाकस और एरिस्टोबुलस, ये सब काफी प्रसिद्ध है और इनके पुस्तकों के माध्यम से हम बहुत कुछ अपने इतिहास को जानते हैं। अगर मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज इसने इंडिका की रचना की और यह इससे हमें मौर्य काल की समाज का जानकारी मिलता है। मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वही टॉलमी की बात करें तो टॉलमी इसने एक ज्योग्राफी की पुस्तक लिखी थी। वही हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं शताब्दी में पांचवी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की, जिसमें भारत फ्रांस के संबंधों का वर्णन है। वही चीनी यात्रियों में बात करें तो जो जितने भी चीनी यात्री थे वो
ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और भारत में ये बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आए थे और बौद्धिक जितने भी जगह थे वहां पे घूमने आए थे। तो बात इसमें आपको फाहियान की बात करें तो ये 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। और ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग ये 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय आया था और इसकी जो रचना है सी यू की, इससे भी हमें काफी कुछ उस समय के भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर सिंह की बात करें तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का जानकारी हमें देता है। अगर अरबी लेखकों में बात करें तो अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि ये लोग काफी प्रसिद्ध हैं। अल-बरूनी यह 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी जो कृति है तहकीक-ए-हिंद यानी किताबुल हिंद महत्वपूर्ण है और इसी का एक इंग्लिश ट्रांसलेटर जो इंग्लिश ट्रांसलेट किए थे एडवर्ड साची काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद इब्न बतूता की बात करें तो इसके यात्रा वृत्तांत रहेला है जो 14वीं शताब्दी के भारतीय संस्कृति की जानकारी देती है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी का पद से नियुक्त किया था और बाद में इसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ये साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से इतिहास की हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर इसकी हम विभाजन की बात करें तो इसे हम मुख्य रूप से प्राचीन भारत का इतिहास यानी और मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता के बाद से अब तक जो बीत चुका उसका इतिहास यानी 1947 से अब तक का इतिहास को बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग अपने अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे जिससे हम अपने इतिहास को जान सके और इसकी जानकारी प्राप्त कर सके। वही आधैतिहासिक की बात करें तो इसमें लिपि तो उपलब्ध थे, मतलब जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ था, मानव लिखना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं सकते हैं। वही ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ या बहुत सारे ग्रंथ अवेलेबल हैं जिससे हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। वही पाषाण काल की बात करें, पाषाण काल में हम मुख्य रूप से इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक की इसकी अवधि मानी जाती है। वही मध्यपाषाण काल की अवधि 10,000 से 5500 ईसा पूर्व मानी जाती है। वही नवपाषाण काल की अवधि 5500 से 3300 ईसा पूर्व मानी जाती है। और पुरापाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, स्टोन, इसे स्टोन एज भी कहा जाता है। और इसमें लोग सिर्फ अपने शिकार के माध्यम से ही जीवित रहते थे और वही उसी से खाना पीना जो भी होता था उनका करते थे और उन्हीं के लिए वो लोग पत्थरों के औजार बना करके शिकार करते थे। अगर वो इसी के बारे में सब दिया हुआ है कि निम्न पुरापाषाण काल में कैसे शिकार करते थे और किस टाइप के अपने उपकरण और औजार के यूज करते थे। मध्य पुरापाषाण काल में अपने जीविका चलाने के लिए कैसे शिकार करते थे और किस टाइप के औजार बनाए थे। और वही उच्च पुरापाषाण काल में वो अपने
किस टाइप के औजार से यानी किस तरह के उपकरण से शिकार करते थे। मतलब तीनों काल में वो शिकार के माध्यम से ही जीवित थे। इसमें निम्न पुरापाषाण काल में ये बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाए थे, जैसे पेंबुल, चौपड़ और चॉपिंग। पेंबुल जो होता था वह मुख्य रूप से एक बड़ा सा पत्थर का औजार होता था जो पानी के बहाव में रगड़ खा करके चिकने और सपाट होते थे। वहीं चौपड़ की बात करें तो चौपड़ बड़े आकार के उपकरण होते थे जो पेंबुल से बनाए जाते थे। वही चॉपिंग की बात करें तो चॉपिंग यह एक दोनों तरफ से धारनुमा बनाई जाती थी, यानी धारनुमा ये औजार होती थी। वही मध्यपाषाण काल की बात करें तो इसमें मनुष्यों ने कोट, फ्लेक, ब्लेड आदि औजार बनाए और इन्हीं से अपना शिकार किया करते थे। और इनमें सबसे ज्यादा कोटराइज पत्थर का उपयोग होता था। वही उच्च पुरापाषाण काल में बात करें तो इसके जो उपकरण होते थे वो ब्लेड टाइप के चौले चौले होते थे। हर एक जगह, क्योंकि भारत में हर एक जगह अलग अलग पहाड़ होते हैं और उन पहाड़ अलग, जैसे कि ये अपसादी चट्टान, अलग अलग सब चट्टान होते थे, वो उसी टाइप के वो अपने औजार बनाते थे और उन्हीं से शिकार करते थे। उसके बाद हम मध्यपाषाण काल की बात करें तो इसे हम लोग माइक्रोलिथिक बोलते हैं, क्योंकि अत्यंत इसमें छोटे छोटे औजार बनाए गए थे। इसमें आपको मध्यपाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिलता है और इसमें सर्वप्रथम कुत्ते को पालने का भी साक्ष्य मिलता है। इसका साक्ष्य खास करके यहाँ आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर राजस्थान से प्राप्त होता है। वही इसमें मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नारायण तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था और इसमें सबसे पुराने वृक्षारोपण का भी साक्ष्य मिलता है जो राजस्थान के सांभर झील के आसपास में पाया गया था। वही अगर नवपाषाण काल की बात करें, जिसे अधिक से विद्वानों ने इसे नवपाषाण क्रांति ही कहा था, क्योंकि इसमें मनुष्यों ने एक खानापदोष प्रवृत्ति की जिंदगी से उन्होंने एक खेती करने वाला, मतलब खाद्य संग्राहक बन गए थे, खाद्य उपभोक्ता भी बन गए थे, इसलिए इसे मतलब नवपाषाण क्रांति भी बोलते हैं। इसके प्राचीनतम नवपाषाण जो बस्ती थी वो मेहरगढ़ पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। नवपाषाण काल के जो स्थल थे बुर्जोम एवं गुफा कराल से गर्तवास, मृतभांड एवं हड्डी के औजार आपको मिलते हैं। वहीं अगर चिरांद जो बिहार में है वहां से आपको हड्डी के प्रचुर मात्रा में आपको औजार, नवपाषाणिक औजार आपको मिलते हैं। और नवपाषाण के कोल्डिवा से आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं। वही इसमें नवपाषाण काल में मनुष्यों ने खेती करना सीख चुका था और इन्होंने जो अपने औजार का जो उपयोग किए थे वो पतले पतले नुकीले और कुल्हाड़ी, मतलब अच्छे खासे औजार वो विकसित कर लिए थे, जिसमें कुल्हाड़ी, बंसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ा आदि, यानी जितने भी खेती करने के लगभग जो औजार थे वो विकसित कर चुके थे। इसके बाद हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बाद हम लोग आज ऐतिहासिक में सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो आगे के वीडियो में हम सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल पे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।